Sir, can a tenant claim a ownership after staying 10 years in a same property? 11 साल अगर मैं किसी को एक ही बंदे को रेंट पे दूं, तो he can claim that he is a owner. 11 साल आप एक बंदे को रेंट पे दे के अगर उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करोगे, then only he can be owner. सर, ये ओनरशिप एक इंसान कैसे डिफाइन कर सकता है? अभी समझो 20 माले का बिल्डिंग है और वो रहता है 10 माले पे। इन फ्यूचर चलो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी वो बिल्डिंग गिर जाती है। एग्रीमेंट तो एक तरफ है, लेकिन अपना ओनरशिप वो कैसे डिफाइन कर सकता है? सर, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इशू कैसे रिजॉल्व हो गए? सर, अगर इंडिया में दहेज लेना इलीगल है, तो एलिमनी लेना क्यों इलीगल नहीं है सर? तो आपने जैसा बताया था कि यहाँ पे दिन में 1000 लोग आते हैं फॉर डिवोर्स, फाइलिंग ए डिवोर्स, उसमें से 800 लोग का प्रॉपर्टी मैटर होता है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है सर? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। वेलकम टू द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर प्रसन्न कुमार जोशी। उनको 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन लॉ फर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू लैंड, एनए प्लॉट, एग्रीकल्चरल प्लॉट, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना होता है। और सेकंड टॉपिक इज अबाउट द रेरा नॉर्म्स, उसमें एज अ होम बायर आपका क्या बेनिफिट आपको मिलता है। एंड द थर्ड इज डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, कैसा होगा, वो पूरा प्रोसेस आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। वेलकम टू द शो सर, द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। आज का हमारा 6th एपिसोड है। आप जैसे महान लोगों से मिल कर मेरा भी कैमरे के साथ में थोड़ा फ्रेंडली हो गया हूँ मैं। तो वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, बट एज यू हैव ए 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लॉ फर्म, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि व्यूअर्स को भी पता चल पाए कि इस पॉडकास्ट के बारे में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं आगे। श्योर। जैसे कि आपने अभी बोला कि 23 इयर्स इन दिस फील्ड, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द जर्नी ऑफ 23 इयर्स, बट आई वुड लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जो हम लोग बात जब करते हैं कि हम किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, सो बीइंग अ प्रोफेशनल एडवोकेट, जब सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 25 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लिटरेसी जो है, लीगल लिटरेसी हम जिसे कह सकते हैं, वो बहुत कम हो चुकी है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका जैसे चैनल का नाम है कि रियलिटी ऑफ द रियल एस्टेट, राइट, सो व्हाट इज द रियलिटी? सो एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट द रियलिटीज, राइट। वी मे से दैट रियलिटी इन द लॉज, रियलिटी इन द प्रॉपर्टी, रियलिटी इन एनी रिलेशनशिप, रियलिटी इन द कोर्ट। ओके, सो इट माइट बी आउटसाइड द कोर्ट, बिहाइंड द कोर्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिहाइंड द कर्टन्स क्या होता है। ओके, सो हर किसी को ये बात जो है ना वो जानना जरूरी भी है, और इट्स अ राइट ऑफ एवरी पर्सन। राइट। सो इस हिसाब से जब मैंने सोचा कि अगर मुझे इस बारे में जो भी मालूम है, बिकॉज राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बिकॉज अगर आप लॉ की बात करोगे, एडवोकेसी की बात करोगे, तो एवरीवन इज अ स्टूडेंट, नो वन इज परफेक्ट। राइट। सो जो भी मुझे मेरी जानकारी है या जो मेरा नॉलेज है, सो इफ आई एम शेयरिंग समथिंग विद द पीपल, और उससे अगर सोशल लाइफ में किसी की चेंज हो रहा है, राइट, या कुछ एडेड एडवांटेज आप लोगों को मिल रहा है, तो ये निश्चित मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सो फॉर दैट रीजन ओनली मैं ये सब चीजें जो है वो आज की डेट में ये माइंड में लेके चल रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द ओनली जेनजी पीपल, और इट्स नॉट अबाउट ओनली द सीनियर सिटीजन। ये हर एक के लिए कुछ ना कुछ लॉ में है। राइट। आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें जब कोई इंसान पैदा होता है, उससे लेके उसके डेथ तक हर बार आपको एक लॉयर की या लॉ की जरूरत है। राइट। सो इट जस्ट काइंड ऑफ लीगल अवेयरनेस। राइट। तो ये लीगल अवेयरनेस की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है। राइट, गुड सर। आज के इस पॉडकास्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है लैंड बाइंग एंड सेलिंग, इसमें एग्रीकल्चरल प्लॉट हो गए, एनए प्लॉट हो गए। दूसरा है रेरा नॉर्म्स, रेरा में क्या क्या नॉर्म्स आता है, उसके लिए होम बायर के लिए क्या उसमें बेनिफिट है। और तीसरा पोस्ट डिवोर्स प्रॉपर्टी डाइवर्जन कैसे होता है। तो ये 3 कैटेगरी को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो विल स्टार्ट विथ लैंड थिंग। यानी मोस्ट ऑफ द स्कैम इन रियल एस्टेट हैपन इन दिस लैंड बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस सर। तो इसमें क्यों इतना स्कैम हुआ है लैंड खरीदने में और बेचने में? देखिए, स्कैम ये जो वर्ड है, तो आज की डेट में हम लोग बोल सकते हैं कि हैशटैग है स्कैम। ठीक है, तो स्कैम जब हम लोग बात करते हैं कि किसी प्रॉपर्टी डील में स्कैम हुआ है, तो मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टीज जो है, तो पहले तो लैंड्स थी, तो जो भी स्केयरसिटी हो जाती है, अगर लैंड कम है तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो बंगलोज थे उनके ओनरशिप या अपार्टमेंट्स हो गए, फ्लैट्स हो गए। तो जहाँ पे
एक इंसान जिंदगी में क्या चाहता है, तो वो अपना घर चाहता है, राइट। ओके। सो वट एवर नीड ऑफ द पब्लिक, तो उसमें एक खुद का एक घर हो या फ्लैट हो या प्रॉपर्टी हो। और जब एक सपने के पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते हैं तो वहाँ पे स्कैम्स भी हो गए, राइट। और वहाँ पे आपको सावधानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रिकॉशन अगर आप लोगे, लीगल अवेयरनेस होगा, तो फिर आप किसी भी लैंड डीलिंग में, प्रॉपर्टी डीलिंग में या फ्लैट डीलिंग में, जो भी हम बोलते हैं ना उसको, कि जो जिंदगी भर जो कमाया उसने, वो खुद एक इंसान या एक फैमिली क्या करती है कि खुद के लिए एक मकान लेती है, राइट। तो ये चीजें जब हम लोग करते हैं ना, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से सोचो कि जिसमें आपके साथ कोई फ्रॉड या चीट ना हो। अभी सर जैसे अपन पुणे जाते हैं तो बहुत सारा जगह जगह पे बोर्ड मारा हुआ है, 5 गुंठा 5 लाख रुपया, 10 गुंठा 20 लाख रुपया। तो उसमें अपन आइडेंटिफाई कैसे करें कि एनए प्लॉट है, एग्रीकल्चरल प्लॉट है, और ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सर? यस, नाउ बेसिकली मतलब आज तक तो लोग ये कहते थे कि ये जो शॉर्ट सेलिंग हम जिसको बोलते हैं, कि एक छोटे छोटे प्लॉट जो है, ओके, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, और ये लोग बेच रहे हैं, तो ऑल दीज टाइप ऑफ लैंड्स आर द एग्रीकल्चरल लैंड्स, ओके। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आप लोग ऐसे छोटे छोटे उसके पार्ट्स करके बेचोगे, तो यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज टू चेक द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग टाइटल रिकॉर्ड बोलते हैं या टाइटल सर्च बोलते हैं इन लीगल लैंग्वेज। सो फॉर चेकिंग द टाइटल रिकॉर्ड, एक चीज आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ, तो आई मस्ट नो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का जो ओनर है, वेदर दैट पर्सन इज अ एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको ये प्रॉपर्टी बेचने का लीगल राइट है क्या, राइट। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में इस ओनर के सिवा और कोई लोग है क्या जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है, और मुझे तो सिर्फ एक बंदा मेरे सामने आके बोल रहा है कि आई एम द ओनर, राइट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पार्ट या जो प्रॉपर्टी मुझे आज की डेट में सेल कर रहे हैं, तो वेदर दैट पर्टिकुलर पार्ट और पोर्शन इज सेलेबल, ओके। ओके। नाउ टुडे इज 27th of December 2024, राइट। एंड आई मस्ट से कि इन दिस पॉडकास्ट हम लोग आज के डेट में ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक चेंज हो चुका है। ओके। द चेंज इज लाइक दैट, यस्टरडे इटसेल्फ 26 को एक चेंज हुआ है। चेंज ऐसा हुआ है कि आज तक हम लोग कहते थे कि अगर आप छोटे छोटे पार्ट में प्रॉपर्टी लोगे तो वो उसका सेल डीड रजिस्टर नहीं होगा, एंड नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द रूल्स। अब अगर आप 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट भी पार्ट लेते हो, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना प्रॉपर्टी का 7/12 या 7 एक्सट्रैक्ट जो है, वो अगर कम है, तो आज तक ऐसे होने का जिसको बोलते थे टुकड़े बंदी व्यवहार, या आप पार्ट्स में बेच नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो अब एबोलिश हो चुका है, और आप अब 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट भी परचेस कर सकते हो, ओके। ओके। तो 26 का ये जो रूलिंग है, ये हम 27 को डिसाइड कर रहे हैं, तो माइट बी आवर पॉडकास्ट विल बी द फर्स्ट टू डिसाइड दिस थिंग, ओके। तो ये हो चुका है, अब प्रोसेस है, उसको टाइम लगेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि शायद वो फ्लैट हो, प्लॉट हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो, सो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किस चीज पे डिपेंड रहती है, राइट। प्रीवियसली इट वाज नोन लाइक कि अगर आपका 7 एक्सट्रैक्ट या 7/12 जो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर अगर आपका नाम है, तो यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन इन वेरियस केसेस दैट द रेवेन्यू रिकॉर्ड, और जिसको हम लोग 7/12 बोलते हैं, सो दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट, राइट। तो अभी 7 एक्सट्रैक्ट पे आपका नाम है या रेवेन्यू रिकॉर्ड पे आपका नाम है, इसका मतलब आप प्रॉपर्टी के ओनर हो। अगर ऐसा कोई कहता है तो ये गलत बात है, राइट। ओके। द मेन रीजन इज आपका नाम अगर किसी प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड पे है, तो उसका सोर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर सोर्स इज अ रजिस्टर्ड सेल डीड, अगर सोर्स कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है या कोई गिफ्ट डीड है, तो जिस सोर्स से आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल पे नाम आया है, वो अगर सोर्स वैलिड हो, लीगल हो, then only that person is a legal owner of the property. Okay. And for that purpose one has to check the source. Right. और source चेक करने के लिए जो प्रोसीजर रहती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल सर्च रिकॉर्ड। ओके सर, जैसे आपने 7/12 वर्ड यूज किया, तो 7/12 ही दी ओनली डॉक्यूमेंट टू चेक द लैंड किसके नाम पे है? नो, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि 7/12 जो है वो आज के डेट में लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड शो करता है। ओके। इट डजंट मीन कि लैंड किसके नाम पे है।
अब अगर हम मुंबई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अपार्टमेंट से, फ्लैट से, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर्टी कार्ड देखेंगे तो आपको सोसाइटी का नाम दिखेगा, बराबर, सोसाइटी के मेंबर्स का नाम दिखेगा, बराबर, और कभी कभी सिर्फ जो नाम है उसमें कोई जोन या अपार्टमेंट जो है उसका नाम दिखता है। बराबर। तो यहाँ पे अगर किसी फ्लैट का रिकॉर्ड ही नहीं है, समझो एक बिल्डिंग है जहाँ पे अगर एक फ्लैट नंबर 301 है, जो 301 फ्लैट है वो अगर आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, एंड आई एम लिविंग इन द फ्लैट नंबर 301, सो क्या मैं उस फ्लैट का ओनर नहीं हूँ बिकॉज मेरा नाम वो 7/12 पे नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे नहीं है? तो ऐसे नहीं है सर। अपन जब भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें अपना बाउंड्रीज अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अभी प्लॉट तो बहुत बड़ा होता है, एकस एकस में होता है, किसी ने 10 गुंठा लिया, 20 गुंठा लिया, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेरा बाउंड्री है करके? देखिए, जब कभी कोई प्लॉट परचेस होता है तो प्लॉट के जो बाउंड्रीज है, तो बाउंड्री इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लॉट, जब वो सेल डीड या परचेस डीड जो रहती है उस पर ऊपर मेंशन हो जाता है। बट द वेरी बेसिक एसेंशियल टू डिफाइन द बाउंड्रीज इज टू रिकॉर्ड द बाउंड्रीज एज पर द जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस जो रहता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफिस का जो रिकॉर्ड है वहाँ पे बाउंड्रीज फिक्सेशन के लिए एक सेपरेट फॉर्म है, जहाँ पे यू हैव टू मेंशन द सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर और द एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, जहाँ पे पूरा जो आपका सिटी है या जोन है या कोई छोटा सा अगर गांव हम लोग देख रहे तो वहाँ का पूरा जो बाउंड्रीज है वो वहाँ पे मैप रेडी रहता है। सो व्हाट वन हैज टू डू कि वो जो मैप है उस मैप से रिलेवेंट करके आपकी प्रॉपर्टी की बाउंड्री निकाली जाती है। अगर हम लोग इसको थोड़ा और इजी करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि सपोज एक नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, उसके बाजू में किसी का प्लॉट है, तो बाउंड्रीज ऑफ द हाईवे और रोड इज द फिक्स, राइट। रोड का तो आपको बाउंड्री मिल जाएगा। तो रोड का जब आपको बाउंड्री मिलता है तो उसके बाजू वाला प्लॉट जो है उसकी बाउंड्री अगर आपको फिक्स करनी है या रिकॉर्ड करनी है, सो फॉर दैट पर्पस आपको रोड के बाउंड्री का सेंटर लेके फिर रिबन लाइन जिसको बोलते वहां से कैलकुलेट करना पड़ता है। सो दीज आर टू टेक्निकल टर्म्स। मतलब अगर हम लोग अभी व्यूअर्स को ये बोलने लगे तो बोलेंगे पॉडकास्ट में ये क्या शुरू हो चुका है, बट एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर फिक्सेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज, आप जो मैपिंग आपका कर रहे हो ना, तो उसको एक सिंप्लिसिटर बोलते हैं कि फिक्सेशन ऑफ द मैपिंग जो है उसका एक एप्लीकेशन है। ये सब प्रोसेस आज के डेट में ऑनलाइन है, तो अगर आप वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट के साइट पे जाके फिलअप करोगे, द पर्सन विल कम एंड दे विल फिक्स योर बाउंड्रीज। उसमें होता है कि आपका जो बाउंड्री, मतलब हम जो बोलते हैं 4 बाउंड्रीज है, तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जहाँ पे जो भी लोग हैं तो उनको बाकायदा नोटिस निकलते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और देन आफ्टर आपका बाउंड्री फिक्स होता है। राइट, ओके। अभी सर मुझे एक पूछना था आपसे कि मेरे ही फैमिली मेंबर्स में जब रेरा नहीं था उसके पहले बहुत लोगों ने ऐसा प्लॉट परचेस किया और सामने जैसे बोर्ड देख के वहाँ पे चले गए, सेल्स ऑफिस में गए और सामने वाले को कैश दिया हुआ है। मतलब मेरे फैमिली में ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है, कैश में पेमेंट करके एक लैंड का टुकड़ा बुक कराया, लेकिन उसके बाद में वो उसका कुछ आउटपुट ही नहीं आया। वो डेवलपर का ऑफिस भी बंद हो गया, वो सेल्स गैलरी भी बंद हो गया। अभी उसका कंप्लेन करे तो कैसे करे? अभी लोगों ने दिया हुआ कैश है, कैश का ट्रांजैक्शन तो काउंट नहीं होता, तो उनका पैसा मिलने का कुछ उम्मीद है उनको या फिर भूल जाए, ऐसा समझना चाहिए लोगों को? डेफिनेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि उम्मीद कब तक रहेगी। तो इन केस ऑफ लैंड डीलिंग, अगर हम लोग वो प्लॉट जो है उसका डिस्क्रिप्शन डाल के या प्लॉट का बेसिक प्लॉट नंबर, एरिया, ये डाल के अगर आप लोगों का कोई एग्रीमेंट हुआ है या कोई आपके पास छोटी सी रिसीट भी है तो भी इट कैन डू। ओके। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं है और आपने किसी को कैश दे दिया है, सो इन दैट केस फिर आपको चीटिंग या फ्रॉड के अंडर जाना पड़ेगा, राइट। बट अगर प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन डाल के कोई आपसे डील कर रहा है, सो वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन कैश और थ्रू चेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आज के डेट में बोलता हूँ कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का डीलिंग आप लोगों ने किया है जहाँ पे आपने कैश दिया है, चेक दिया है, और आज की डेट में अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती है या किसी वजह से सेल डीड नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन सिंपली फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन इन द कोर्ट, जहाँ पे आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हो कि जो बंदा जिसके नाम पे वो आज के डेट में प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी आइदर आपको सेल करे या आपके बिना किसी और को सेल ना करे, राइट। सो फॉर दैट पर्पज आपको क्या मिल जाएगा, कोर्ट से आपको एक स्टे ऑर्डर मिल जाएगा जिससे आपके पैसे सेफ हो जाएंगे, राइट। तो
उल्टा मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो पैसा सेफ ही रहता है, वो वेस्ट नहीं जाता है। ओके सर, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इशू कैसे रिजॉल्व हो गया? देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इश्यूज तो आएंगे, बिकॉज जब कोई चीज पुश्तैनी होती है या जिसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो उसमें ऐसा है कि ये बाप दादा की प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, नीचे चेन जो है वो बहुत सारे लोगों की है और सबका उसमें राइट है। तो बिकॉज एज पर एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज कंसर्न, इसमें ना राइट बाय बर्थ होता है। अगर किसी खानदान में आप पैदा होते हो तो उस खानदान की प्रॉपर्टी में आपका राइट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। एंड नाउअडेज द थिंग इज लाइक दैट के उसमें फिर वो डॉटर रहे या सन रहे, दोनों को इक्वल राइट है। ओके तो प्रॉपर्टी में राइट आना या प्रॉपर्टी में आपका हक होना, ये तो आपको लॉ ने दिया है। राइट। एज फार एज रिजोल्विंग और सॉल्विंग द इश्यूज इज कंसर्न, यहाँ पे एक चीज आप स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूंगा कि क्या होता है कि अगर अच्छी तरह से पार्टीशन हो, अगर जो भी आपके फोर फादर्स है, अगर वो चाहे कि मेरे बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको मिलनी चाहिए या इसका पार्टीशन कैसे हो, वो अगर रिकॉर्ड पे आता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। कि फिर क्या होता है ना कि मिनिमम सूट जो है वो फाइल होते हैं। राइट। और सिर्फ ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, कोई बंदे ने प्रॉपर्टी परचेस की है और परचेस करने के बाद अगर वो सपोज 80 ईयर 70 ईयर का है और उसके बाद उसकी सडन डेथ हो जाती है, देन ऑल्सो द थिंग इज लाइक दैट कि उसके जो बेटे है बेटी है तो उनमें झगड़े होने हैं कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। सो फॉर दैट पर्पज लीगल लिटरेसी इज द मस्ट। अगर आप एक बात सोचो कि मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी है, या इन केस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नाउ आई एम ओनली द ओनर और द लीगल हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का मेरे बाद या आफ्टर माय डेथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो या कौन ओनर हो, ये मैं आज डिसाइड कर सकता हूँ। राइट। अब पहले ऐसा था कि आपको अगर विल या मृत्यु पत्र जिसको हम बोलते हैं, तो विल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए पहले ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। नाउअडेज ओनली प्लेन पेपर विल वर्क। ओके। तो आप अगर एक अच्छे से डॉक्टर सर्टिफिकेट लो और किसी प्लेन पेपर पे भी आप ये मेंशन कर दो कि आपके डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, ओनर कौन रहेगा, केयर टेकर कौन रहेगा, तो आपके बाद प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं होगा। राइट। यू नो डेथ इज अ लास्ट ट्रूथ। राइट। तो वो तो हम लोग बदल नहीं सकते। राइट। तो एज फार एज द प्रॉपर्टी इज कंसर्न, अगर हर एक बंदा ये कर दे कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद किसे जानी है या किसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे चैरिटी में देनी है तो टू हुम आई शुड गिव इट, राइट। ये अगर मैं आज की डेट में मेंशन कर दूं तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी कम हो जाएंगे। राइट। मतलब विल बनाने का कोई राइट टाइम नहीं होता, आप आज भी उसको बना सकते हो। डेफिनेटली। और जितना जल्दी बना लोगे उतना अच्छा है, ताकि बाद में इन फ्यूचर आपके जाने के बाद में घर वालों को दिक्कत ना है। देखिए अभी जितना जल्दी बनाना हो, जो आपने अभी बात की है, तो उसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसे भी हो सकता है कि आज की डेट में आपको लगता है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पे दूं और कल को मेरी सोच बदल जाएगी। राइट। सो इन दैट केस द लॉ सेज दैट द लास्ट विल प्रिवेल। जो आप लेटेस्ट या लास्ट विल आप बनाओगे उस विल में आप जो मेंशन करोगे ना वो रह जाएगा। ओके। तो पहले वाली विल अगर अपन ने आज एक विल बनाया और आज से 20 साल बाद एक विल बनाया, तो जो 20 साल बाद, तो 20 साल बाद वाली विल जो है हाँ वो प्रिवेल हो जाती है, वो रहती है। दैट वुड बी लीगल टर्म। ओके ठीक है सर। ये मेरे को प्लॉट का पूछना था। जैसे प्लॉट में दो टर्म होते हैं, एक एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है और एक एनए प्लॉट होता है, तो दोनों बीच में डिफरेंस क्या है सर? देखिए जब नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट है तो उसका मतलब वहां पे आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, उसका आप कमर्शियल यूज कर सकते हो, रेसिडेंशियल यूज कर सकते हो, है ना। और जब एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है तो दैट प्लॉट इज एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जिसमें आपको खेती करनी है। अच्छा। तो इफ यू आर परचेसिंग अ प्लॉट विच इज एग्रीकल्चरल वन, तो उसमें आपको खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, फार्मिंग के लिए आपने प्लॉट लिया है। एंड इफ यू आर बिल्डिंग हाउस इन अ फार्म प्लॉट, तो आपका फार्म हाउस है, नथिंग लाइक दैट। ऐसे नहीं होगा कि मैंने फार्म हाउस बनाया और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बंगलो बना दिया है, तो वो फार्म हाउस है। आपने जो बोर्ड की बात की थी ना कि ऐसे बोर्ड लगते हैं और लोग प्रॉपर्टीज परचेस कर लेते, तो अगर ये 2 गुंठा 5 गुंठा लोग हम लेते हैं, अगर फार्म हाउस प्लॉट है तो उसमें फार्म बनेगा और फार्म हाउस बनेगा। राइट। ये बंगलो नहीं बनेगी वहां पे। मतलब वो अपन सेकंड होम के लिए यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्लॉट सेकंड होम। लेकिन आप अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी करके अगर 2000 स्क्वायर फीट का एग्रीकल्चरल फार्म ले रहे हो
तो फिर वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन का परमिशन कितने एरिया का मिलेगा? ओके। बिकॉज परचेस ऑफ प्लॉट और प्रॉपर्टी इज डिफरेंट थिंग एंड परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट थिंग। ओके। तो आप जिस जोन में, जिस एरिया में, जिस सिटी में प्लॉट परचेस कर रहे हो, सो यू हैव टू चेक कि उस एरिया में आपको कंस्ट्रक्शन का परमिशन कितना है। राइट। बिकॉज कंस्ट्रक्शन का परमिशन अलग होता है जिसको हम FSI बोलते हैं। ओके, सो दैट पर्टिकुलर FSI शुड बी मेंशन्ड। राइट। सो 1 है, 1.5 है, 2 है, या आपको कंस्ट्रक्शन का परमिशन ही नहीं है। ओके। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। ओके। लेकिन अपन अपना जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसको अपन NA करा के फिर उस पर घर बांध सकते हैं। श्योरली आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी NA करवा सकते हो। ठीक है, NA करने के बाद उसके ऊपर आप लेआउट कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, उसके ऊपर रोड्स आएंगे, स्ट्रीट्स आएंगे, वाटर जो है उसका सप्लाई फ्लो सब आएगा, और उसके ऊपर फिर आप बंगला बना सकते हो या फ्लैट ओनरशिप खड़े कर सकते हो। ओके। एंड ये जब भी अपन परचेस करने जाते हैं सर, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है जिसका अपने को ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वेदर इट इज अ फ्लैट, प्लॉट और एनीथिंग एल्स, आपको जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले डिसाइड किया या डिस्कस किया कि जिसमें आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या बोलता है। राइट। ओके, तो 7/12 हो गया। उसके बाद 8 है जिसको बोलते हैं कि उस इंसान की या उस बंदे की वो पूरे सिटी में या गांव में कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे, वो चेक करना है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है प्रॉपर्टी कम्स अंडर द म्युनिसिपल कारपोरेशन एरिया। तो कारपोरेशन में उस प्रॉपर्टी में उस बंदे का नाम एज ए ओनर करके मेंशन है क्या, दैट वी हैव टू चेक। राइट। उसके बाद फिर आपको आता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कारपोरेशन के बाहर है, कैंटोनमेंट एरियाज, आजकल बहुत सारी प्रॉपर्टी कैंटोनमेंट एरिया में भी आती है, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कैंटोनमेंट के सर्वे नंबर में वो प्रॉपर्टी मेंशन है। बिकॉज डिमार्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज अनदर थिंग। राइट। प्रॉपर्टी के एरिया मेंशन करना ये अलग बात है, और जिस किसी से आप लोग वो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी जब आप चेक करते हो, वैलिडेट करते हो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजेबल है क्या। ओके। बिकॉज नाउअडेज हम लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे तो अगर उसके ऊपर मुझे लोन करना है, अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करना है, या एट द टाइम ऑफ परचेस आई वांट लोन कि मुझे प्लॉट परचेस करने के लिए लोन लेना है, फ्लैट के लिए लोन लेना है, तो फिर ये चेक करना है मुझे कि मैं जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी का जोन कौन सा है। ओके। अगर ग्रीन जोन में कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए कोई बैंक मुझे लोन देने वाली नहीं है। राइट। है ना। तो मेरा प्रॉपर्टी कमर्शियल जोन में है या रेसिडेंशियल जोन में है, उसको कंस्ट्रक्शन का परमिशन है क्या, राइट। FSI यूटिलाइज हुआ है क्या, एमिनिटी स्पेस है क्या, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जब हम लोग चेक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक मुझे लोन देगा। राइट। बिकॉज वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजेबल होनी चाहिए। जब मैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेता हूँ तो बैंक जो है या फाइनेंस कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है। राइट। दैट इज द मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। सो वो चार्ज क्रिएट करने के लिए दैट प्रॉपर्टी शुड बी अ लीगल वेरीफाइड प्रॉपर्टी। राइट। अगर उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा तभी वो प्रॉपर्टी का सेल डीड जो है वो लीगल माना जाएगा। ओके। ये मैंने इसीलिए आपसे पूछा सर, ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब बराबर था लैंड का, लोगों ने एकर्स में जगह ले लिया, 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके ऐसा हुआ कि भाई आ गया और उसका केस चल रहा था कोर्ट में। फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो भाई का भी इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा बनता है, अभी जितना भी 20-25 एकड़ है उसमें से भाई को भी हिस्सा दिया जाए। ऐसे भी केसेस हुए हैं। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग रोज देखते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आज भी बॉम्बे में इसी एक केस के सिलसिले में आया था। तो ऐसे इश्यूज है कि जब कभी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, सो फॉर दैट पर्पस एक छोटा सा टर्म आपको बोलता हूँ मैं, जो एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 का, उसमें यह टर्म यूज किया गया था। वो टर्म था बायर्स बी अवेयर, जिसको इटालियन या लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कैवेट एम्प्टर। ओके, तो अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो ये रिस्क जो है ना, रिस्क आजकल बहुत यूज किया जाता है। Right. तो जो रिस्क है वो रिस्क ये रहेगी कि आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर लो कि वो प्रॉपर्टी लीगल है क्या, उसका टाइटल वेरीफाइड है क्या। Right. अगर कल को उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट केस चालू है या कल को उस प्रॉपर्टी में किसी और बंदे ने पहले से उसका सेल डीड करके रखा है या लोन लेके रखा है, और फिर हम लोग अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे बैंक का नोटिस आ चुका है और बैंक बोलती है कि ये प्लॉट जो है या जो फ्लैट है, ये फ्लैट हमारे पास मॉर्गेज है। राइट।
आप लोगों ने जिससे परचेस किया उसी का लोन था राइट या उसके भाई का लोन था जो क्लियर हुआ नहीं है। सो फॉर दैट रीजन ना पब्लिक नोटिस हम लोग हमेशा अक्सर पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर में, कि अगर प्रॉपर्टी परचेस करो तो पब्लिक नोटिस निकलती है ना। तो ये पब्लिक को सूचित किया जाता है, या एट लार्ज पब्लिक को हम लोग इन्फॉर्म कर दे कि अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी ये परचेस करनी है तो आप पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। राइट इफ एनीवन इज हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी सो लेट मी नो, ओके है ना। एडवोकेट या लॉयर को अपॉइंट करके आप लोग ये इन्फॉर्म कर सकते हो। सेकंड थिंग ऐसे कि आज के डेट में कोड्स भी ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप जिस किसी इंसान से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, अगर आप कोड के वेबसाइट पे जाके या जो कोड के ऐप है ऑनलाइन के, वहाँ पे जाके अगर प्रॉपर्टी मेंशन करते हो, उसका नाम मेंशन करते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि उस प्रॉपर्टी में आज की डेट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ओके वेदर एनी केस इज पेंडिंग इन द प्रॉपर्टी। ओके फिर वो एप्लीकेशन का नाम आपको पता है कौन सा? जो जहाँ पे जाके ये अपन ई सर्च कर कोड सकते सर्च हैं? करके ऐप है। ओके तो वहाँ पे अगर आप लोग जाओगे, आपका एंड्रॉइड या एप्पल फोन में वो डाउनलोड हो जाता है और उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर्वे नंबर वगैरह उसमें डालेंगे तो पूरा उसका हिस्ट्री आ जाता है। मिल जाता है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस डिटेल इन्फॉर्मेशन सर। अभी मैं एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सर। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने यहाँ पे मुंबई में रीडेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट में घर खरीदा, 2 BHK खरीदा। और जब भी उन्होंने घर खरीदा तो 2 BHK के साथ में एक पार्किंग उन्होंने ली। तो एग्रीमेंट में मेंशन था 2 BHK विथ 1 कार पार्क। फिर उनको जब पोजेशन मिला तो उनके पास थी SUV गाड़ी। अभी मोस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 80 से 90 गाड़ी का पार्किंग रहता है, उसमें से सब SUV पार्किंग नहीं रहता है, उसमें से 20 या 25 ही SUV पार्किंग रहता है। और उसको मिल गया सीडान गाड़ी का पार्किंग, छोटा पार्किंग। अभी इस केस में डेवलपर का गलती है या क्लाइंट का गलती है? अभी उसने 10 लाख दे के पार्किंग खरीदा, लेकिन आज भी उसका गाड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता है। तो इसमें गलती किसका है सर? क्लाइंट का है कि उसने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं कराया, उसका लेंथ विथ साइज प्रॉपर मेंशन नहीं कराया, या फिर डेवलपर ने बताया नहीं कि ये छोटा गाड़ी का पार्किंग है? तो इस केस में किसका गलती हो सकता है सर? देखिए, जब कभी हम लोग प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसमें अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मैंने एक फ्लैट लिया है और फ्लैट के साथ मुझे पार्किंग मिल रहा है, तो पार्किंग एरिया जो है वो कितने स्क्वायर फीट का है वो उसके ऊपर मेंशन रहता है। राइट ओके, तो मैं जब डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ एंड आई एम पेइंग 10 लाख रुपीज फॉर द पार्किंग, सो आई मस्ट चेक द रिकॉर्ड के उसमें मैं किसी ऑटो रिक्शा की पार्किंग इतना एरिया तो नहीं ले रहा हूँ। बराबर। तो पार्किंग एरिया ना मैंने चेक करना है, बिकॉज आई एम द इन्वेस्टर, है ना। अभी मैं कल को ये डिस्प्यूट तो नहीं कर सकता हूँ कि इन्होंने कार पार्किंग के लिए मुझसे पैसे लिए हैं और यहाँ पे तो ऑटो पार्किंग की जगह है। बराबर। बिकॉज कार या ऑटो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये कल को कंज्यूमर कोर्ट में जा भी सकते हैं कि मुझे कार पार्किंग के लिए जगह दी थी लेकिन वो जगह में कार नहीं पार्क हो रही है। बट एज पर एज कार एंड SUV इज कंसर्न, उसमें तो गलती बायर की है। बायर ने अगर ये चेक किया रहता कि डायमेंशंस क्या रहे, राइट, तो उसने बोल देना था कि मेरी जो कार है वो उस डायमेंशन में नहीं बैठेगी, पार्क नहीं हो सकती है। बिकॉज अभी आपने जो बात छेड़ी उसी से मैं आगे आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर कभी किसी ऐसे बंदे को जस्ट लाइक इन केस ऑफ कार पार्किंग और कॉमन एरिया और सोसाइटी में आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, राइट, या बिल्डर्स ने आपको बोला था कि वाटर कनेक्शन रहेगा, वो नहीं है, सोलर कनेक्शन है, एमिनिटीज बोला था, बोले थे, कुछ रेडी वो नहीं हुआ है वो। हाँ। तो फॉर एवरी सच रीजन पहले तो आपको कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन है, ओके, जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप अगर गूगल पे जाके कंज्यूमर कोर्ट ऑनलाइन इतना भी अगर आप वर्ड डालोगे तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आ जाएगी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर फाइलिंग एनी कंज्यूमर केस यू डोंट रिक्वायर अ लॉयर। ओके, आप खुद आपका केस लड़ सकते हो, आप फाइल कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। राइट। एंड द नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रेरा। जो अभी रेरा आया है, राइट, तो उसमें अगर रजिस्टर्ड है और क्वाइट ऑब्वियस अगर आज की डेट में बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो इट इज मस्ट के इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रेरा। राइट, तो आप रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और अगर एक बिल्डर के नाम पे अगर रेरा में कंप्लेंट हो जाए तो दैट बिल्डर हैज टू लुक ओवर इट। उसके लिए वो हेडेक वाली बात हो जाती है कि यार अभी रेरा में मेरा कंप्लेंट आ चुका है ना, और ये पब्लिक पोर्टल है। तो हम लोग जैसे देखिए क्या होता है ना कि आज की डेट में अभी हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो ये मोबाइल पे देखा जाएगा, राइट। तो ऐसे होता है कि हर कोई बंदा जो है ना, तो यंग जनरेशन है, सीनियर सिटीजन है या छोटे बच्चे भी है, माँ बाप भी मोबाइल दे देते और देखते बैठता है।
तो अगर आपको मोबाइल देखना ही है तो आप अगर इस टाइप में कोई सर्च कर लो, क्या मुझे रेरा के प्रोविजंस देखने हैं या मुझे कंज्यूमर कोड देखना है, तो नाउअडेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन। राइट आपके लिए लीगल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। राइट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आप खुद के हक के लिए लड़ सकते हो। राइट आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान भी ऑनलाइन मिलते हैं, राइट है ना। तो आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अगर ऑनलाइन कुछ सर्च करोगे तो आपको उस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे, आपको उस प्रॉपर्टी की मैपिंग मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी कार्ड या रेवेन्यू एंट्रीज भी मिल जाएगी। राइट तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी ढूंढने वाला चाहिए, है ना। आप अच्छे से अगर ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। राइट तो इतना अगर करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी। राइट सर, हाउ इज रेरा प्रोटेक्टिंग होम बायर्स? मतलब अगर एक होम बायर को कंप्लेन करना है रेरा में, तो वो बड़ा टास्क है या फिर वो इजी प्रोसेस है? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। मैंने वही आपको अभी बोला कि प्रोसेस इजी है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में आपको बहुत सारे नॉर्म्स पूछे जाएंगे। राइट वैलिडेशन होगा, आपको ओटीपीज आएंगे, क्रॉस चेकिंग होगा, आपका खुद का रजिस्ट्रेशन होगा। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि एक 50% या 70% प्रोसेस होते होते वो बोलता है यार ये नहीं हो रहा मुझसे, बहुत झमेला है, बहुत झमेला है। सो ये नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये सब चीजें देखनी है तो इट इज वेरी इजी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम जैसे लोग हैं, राइट ओके, लॉयर्स आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। तो ये भी है बात, हम लोग कर सकते हैं, नो इशू। सर उसका टर्न अराउंड टाइम कितना होता है? आज अगर मैंने रेरा में कोई चीज का कंप्लेन डाला तो क्या टर्न अराउंड टाइम क्या होता है रेरा का? देखिए, रेरा में हर बिल्डर ने उसका एक टर्न अराउंड टाइम मेंशन किया होता है। जैसे कि अगर कोई स्कीम या ओनरशिप रेरा में रजिस्टर्ड हुआ है तो उसी में मेंशन रहेगा कि ये कब तक कंप्लीट होगा। तो उसके बाद अगर मेरा कंप्लेंट रेरा में फाइल होता है तो विद इन 15 डेज पीरियड मेरा जो भी कंप्लेंट है उसके ऊपर मुझे रिवर्ट आएगा। ओके और बिल्डर हैज टू गिव द आंसर। ओके बिल्डर अगर आंसर नहीं दे रहा तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ओके तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। द नीड इज क्या हम लोग वो अच्छे तरह से समझ के लें और इम्प्लीमेंट करें। राइट मतलब लोगों को पता ही नहीं सर 15 दिन में भी रिजल्ट आता है। लोगों को लगता है कि 2-3 साल अपना केस अगर कुछ अपन कंप्लेन करेंगे तो उसको 2-3 साल निकल जाएगा। देखिए 2-3 साल लगने वाली बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। नाउअडेज ये सब फास्ट ट्रैक हो चुका है। यू नो कोर्ट्स आर आल्सो फास्ट ट्रैक। अगर आप कोर्ट में कोई सिविल कंप्लेंट भी फाइल करते हो तो 1 साल में उसका डिसीजन हो जाता है। राइट अभी मैं ये बात करूंगा और नीचे अभी लोगों के कमेंट्स आएंगे कि देखो मेरा 10 साल से केस चल रहा है। तो मैं उनके लिए भी एक बोलता हूँ कि आपका 10 साल वाला केस जो है ना वो 10 साल पहले फाइल हो चुका था, है ना। राइट तो अभी 224 में अगर आप केस फाइल करोगे तो ऐसे नहीं होगा कि वो पेंडिंग रहेगा। ओके बिकॉज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द केसेस ऑल्सो। और अगर केसेस लंबी चलती है तो उसमें भी एक लीगल एड स्कीम है जहाँ पे कोर्ट के अंदर दोनों पार्टीज को बुला के एमिकेबली सेटलमेंट किया जाता है। तो इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। राइट एवरीथिंग इज ऑन फास्ट ट्रैक नाउअडेज। ओके सो वी मस्ट थिंक पॉजिटिवली अबाउट द लॉ आल्सो। राइट भी कैसा है ना सर, मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक है, तो उसके पीछे क्या रीजन है सर? देखिए प्रोजेक्ट जो स्टक है ना उसमें 30% प्रोजेक्ट अगर हम लोग ऐसे परसेंटेज वाइज बोले तो उसमें वो स्टक इसीलिए कि परमिशंस के प्रॉब्लम है। राइट इसका मतलब ऐसे कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो परमिशन नहीं थे, ऐसे स्टार्ट कर दिया। बराबर। अभी बाकी के जो 70% प्रोजेक्ट है उसमें जैसे रेरा शुरू हो चुका है या आई मस्ट से कि जैसे अभी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफायर हो गई है, तो अब स्टक नहीं है। प्रोजेक्ट आर नॉट स्टक। हाँ एक Delays बात है है, बस। डिलेज है। तो ये जो डिले है तो उसमें कभी कभी ऐसा है कि कस्टमर नहीं है। राइट बहुत सारी जगह पे आज के डेट में प्रॉब्लम है कि फ्लैट्स तो बन के रेडी है पर कस्टमर नहीं है। राइट और कुछ जगह पे ऐसा है कि जब तक कस्टमर आती नहीं तब तक मैं बनाऊंगा नहीं। बराबर। तो और कोई मेजर रीजन नहीं है? बस मेजर रीजन ऐसे कोई नहीं है अभी। सर कैन ए टेनेंट क्लेम अ ओनरशिप आफ्टर स्टेइंग 10 years इन अ सेम प्रॉपर्टी? द रूल इज ऑफ 11 years। ओके ओके सो जो 10 साल का आप बात कर रहे हो तो उसमें ऐसा है कि 11 years का रूल था, जिस रूल को एडवर्स पोजीशन बोला जाता है, ओनरशिप बाय एडवर्स पोजीशन। बट दिस रूल इज नॉट अवेलेबल फॉर द टेनेंट। Okay, because as far as tenancy is concerned, Maharashtra Rent Control Act is a separate act where protection of tenant are there. Okay. Second thing, आज के डेट में कुछ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी होते हैं जिसमें लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें ये टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। राइट।
और थर्ड थिंग ऐसे होती है कि आपका जो टेनेंट है उसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है। वो यूजुअली आपको मंथली टेनेंट जो है वो रेंट पे करता है और 10 साल 20 साल वो उसी जगह पे है। ओके। सो मीनवाइल क्या होता है ना कि 11 साल तक अगर कोई आपके प्रॉपर्टी पे है जिसमें ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी, टैक्सेस वो पे कर रहा है, उसका वाटर टैक्स पे कर रहा है, उसके लाइट बिल पे कर रहा है और उसके पास आपके प्रॉपर्टी का पोजीशन है। सो आफ्टर 11 ईयर ऑफ दिस पोजीशन विच इज वी में से लॉफुल पोजीशन, और ये साइलेंट पोजीशन है कि जिसमें कोई हर्डल नहीं हुआ है, तो दैट पर्सन डेफिनेटली क्लेम ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो 11 साल के बाद वो बंदा बोल सकता है कि नाउ आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट रीजन ही मे फाइल अ सूट इन द कोर्ट आल्सो टू डिक्लेयर हिम एज अ ओनर अंडर एडवर्स पोजीशन। ओके। तो ये राइट हो सकता है उसका। ओके, मतलब 11 साल अगर मैं किसी को एक ही बंदे को रेंट पे दूं तो ही कैन क्लेम दैट ही इज अ ओनर। 11 साल आप एक बंदे को रेंट पे दे के अगर उसके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करोगे देन ओनली ही कैन बी ओनर। ओके, ठीक है। अगर आप अच्छे से एग्रीमेंट करते हो तो 11 साल क्या आप 111 साल रखो, बट एग्रीमेंट और नाम शुड बी क्लियर। राइट। अभी सर ये जैसा प्राइमरी प्रॉपर्टीज का मैं बात कर रहा हूँ, जो एग्रीमेंट होता है दैट इज द ओनली थिंग बिटवीन द डेवलपर एंड अ होम बायर, बट जो एग्रीमेंट का कॉपी होता है सर वो होता है 50 पेज का 60 पेज का, तो हर कोई उसको पढ़ नहीं पाता है। उसको लगता है कि इसमें कितना सारा कुछ लिखा हुआ है, तो हर कोई उसको पढ़ता नहीं है, लेकिन बाद में जाके इस पर डिस्प्यूट होता है। तो घर खरीदते समय क्या ये ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट का कॉपी हमेशा हम एक लॉयर को दिखाएं? डेफिनेटली आप कोई प्रॉपर्टी जब परचेस करते हो तो आपको आपका एग्रीमेंट वैलिडेट करना चाहिए कि जैसे कि 54 पेजेस का एग्रीमेंट है, हर एक पेज पे सिग्नेचर करनी है। तो आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग बैंक लोन लेने जाते हैं, बैंक पैसा देने वाला इसलिए हम लोग साइन करते बैठे, राइट, यू नो। तो इतने सिग्नेचर ले लेते कि उसके बाद अगर बैंक के ऊपर कोई केस हम लोग डालना चाहे तो बैंक बोलती है कि आपने तो ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, अब आप केस भी नहीं डाल सकते हो। सेम इज द केस विद द प्रॉपर्टी। अगर आप किसी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो दैट एग्रीमेंट आप वैलिडेट करके लीजिए कि उस एग्रीमेंट के नॉर्म्स क्या क्या है, वेदर एनी नॉर्म्स आर देयर अगेंस्ट द परचेसर और द बायर, या कल को अगर ये फ्लैट ओनरशिप ड्यू टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे कॉम्पेंसेशन का अमाउंट मिलना है, या मेरा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे नॉर्म्स उसमें होते हैं। ओके, सो फॉर दैट रीजन ना आपको क्या करना है ना, आपको वो चेक करके लेना पड़ेगा। बिकॉज आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, कि ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट थे मेरे, और वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि देखिए सर मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था, राउंड अबाउट 6 CR में उनका डील हुआ था, और आउट ऑफ दैट 6 CR उन्होंने 50% अमाउंट पे कर दिए थे, ऑलमोस्ट 3 CR उन लोगों ने दिए थे। अभी 3 करोड़ रुपीज मैंने पे कर दिए हैं और कुछ डिले हो गया था, तो उनको जो ट्रांजेक्शन था वो ट्रांजेक्शन उनको 2 साल में कंप्लीट करना था, और आफ्टर 2 ईयर उनको एक 6 महीने लगे बाकी के पैसे जमा करने में। तो ये बंदा जब बाकी 3 करोड़ रुपए लेके पहुंचा बिल्डर के पास, तो बिल्डर ने बोला कि देखो 2 साल का टाइम था, अभी 2 साल कंप्लीट होके और 6 महीने हो चुके हैं, राइट, तो आपका एग्रीमेंट लैप्स हो चुका है। ओके। तो फिर वो तो डिस्टर्ब हो गए, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एग्रीमेंट लैप्स हो चुका है तो मुझे मेरे पैसे रिटर्न दीजिए। तो बिल्डर ने एक पेपर थमा दिया जिसके ऊपर लिखा था कि इन द केस ऑफ डिफॉल्ट आपके पैसे फोरफिट हो जाएंगे, एग्रीमेंट में लिखा था। अच्छा, मतलब अगर आप 2 साल में पूरा पेमेंट नहीं करोगे तो जो एडवांस आपने दिया है वो फोरफिट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एडवांस मतलब वो तो 3 करोड़ है वो फोरफिट हो जाएगा। 3 करोड़ रुपीस फोरफिट। अच्छा, तो फिर कोर्ट केस है, फिर ये प्रूव करना पड़ता है कि एग्रीमेंट कैसे वन साइडेड था, या ऐसे अमाउंट फोरफिट नहीं हो सकती, बट ये आगे की बात है, राइट, यू नो। सो फॉर दैट रीजन अगर हम लोग पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले, कि जैसे कि एग्रीमेंट ही पहले अच्छे से चेक कर ले, तो ये नौबत नहीं आती है। राइट, मतलब क्या क्या मेजर पॉइंट्स है सर एग्रीमेंट में जो एक होम बायर को चेक करना चाहिए? देखिए, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग एनी होम बायर मस्ट चेक कि एग्रीमेंट में जो पीरियड है वो मेंशन होना चाहिए। इन केस ऑफ डिफॉल्ट टर्म्स क्या रहेंगे वो मेंशन होने चाहिए। बैंक लोन मिलता है नहीं मिलता है ये मेंशन होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का लाइफ मेंशन होना चाहिए। ओके, अब ये बहुत अलग टॉपिक है। आपको जब आप कोई फ्लैट परचेस करते हो तो वन टर्म इज देयर विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑडिट।
तो बहुत सारे ऑडियंस को शायद मालूम नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रक्चरल ऑडिट इज ऑडिट ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। अगर कोई अपार्टमेंट है, 30th फ्लोर है, 50 फ्लोर बिल्डिंग है, और उसमें अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट करके हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका लाइफ कितना है, और अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद आपको ये पता चलता है कि बिल्डिंग का लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट इसके बाद और एक 30 या 50 ईयर होने वाला है, तो वेदर यू कैन गोइंग टू इन्वेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। बिकॉज आप जब प्रॉपर्टी लेते हो तो आप सोचते हो कि मेरे बाद मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए, राइट, है ना, बिकॉज ये तो सदियों के लिए प्रॉपर्टी ली जाती है। इंडियन कल्चर ही है कि प्रॉपर्टी सदियों के लिए होती है, बराबर। तो वी हैव टू चेक द स्ट्रक्चरल ऑडिट आल्सो कि प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी रहेगी। ओके। लेकिन आज के डेट में कोई चेक नहीं करता है। आप फ्लैट परचेस करो और आप ये भी नहीं देखते हो कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है ना, वो ब्लॉक से है, ईंट पत्थर का है, राइट, या कोई पार्टीशंस वॉल है, बराबर। नोबडी इज गोइंग टू चेक। और बॉम्बे में तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, आपके सामने बिल्डिंग 6 महीने में खड़ी हो जाती है, राइट, उसकी लाइफ क्या रहेगी। तो बिल्डिंग की लाइफ चेक करना ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सर, ये ओनरशिप एक इंसान कैसे डिफाइन कर सकता है? अभी समझो 20 माले का बिल्डिंग है और वो रहता है 10 माले पे। इन फ्यूचर चलो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी वो बिल्डिंग गिर जाती है, एग्रीमेंट तो एक तरफ है, लेकिन अपना ओनरशिप वो कैसे डिफाइन कर सकता है? नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग फ्लैट परचेस करते हैं, तो सारे व्यूअर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जब फ्लैट परचेस करते हैं तो मेरे फ्लैट की जो फ्लोरिंग है वो किसी का छत है, बराबर, और मेरे फ्लैट का छत है वो किसी की फ्लोरिंग है, बराबर, और जो बाकी की दीवार है ना वो तो सोसाइटी की कॉमन है, राइट, है ना। तो मैं फ्री एयर एक्सेस करके मैंने फ्लैट लिया है क्या, ये पॉइंट होता है उसमें। तो फॉर दैट रीजन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि वो जो फ्लैट है या ओनरशिप अपार्टमेंट जो जिसमें मैं रहता हूँ, तो वहां पे जो जिस प्लॉट के ऊपर ये फ्लैट कंस्ट्रक्ट हुआ है उस प्लॉट में मेरा कितना शेयर है। ओके। सो दैट पर्टिकुलर शेयर इज टू बी डिफाइंड। और जब कोई फ्लैट या ओनरशिप कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सो एट दैट टाइम ओनली वो जो अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी जो है ना वो मेंशन हो जाता है प्लॉट के अंदर, ओके, कि आपका डिवीजन कितना रहेगा। सो दैट पर्टिकुलर एरिया यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ओवर द प्लॉट। तो अगर सपोज 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उस पर अगर एक बिल्डिंग बनी है, तो वो 10,000 में से मेरा कितना एरिया है वो मेंशन होता है। ओके। सो दैट इज द माय ओनरशिप। इन केस ऑफ अगर वो बिल्डिंग कल को गिर जाती है, राइट, तो ये डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज के डेट में ऐसा होता है कि 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है और एफएसआई या कंस्ट्रक्शन जो है वो किसी और चीज का या किसी और प्लॉट का लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन 40 या 50,000 भी हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस ऑल्सो जो एफएसआई है उसका राइट जो है वो राइट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द ओनर्स ऑफ द फ्लैट, राइट। तो इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी फ्लैट ओनर कि उसने ये चेक करना चाहिए कि आज की डेट में जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ या जिस फ्लैट का मेरा ओनरशिप है उस फ्लैट में मेरा शेयर कितना है इन द प्लॉट एरिया, और अगर कर कोई बिल्डिंग को कुछ हो जाए, राइट, अगर रीडेवलपमेंट करना है तो मुझे क्या मिलेगा। राइट। सो दैट इज टू बी डिफाइंड। राइट। सर, अभी बीच में मैं न्यूज़ में देख रहा था, नालासोपारा में तकरीबन 22 बिल्डिंग तोड़ी गई, जो कि बोला गया कि बिल्डिंग सारी इल्लीगल है। अगर कोई बिल्डिंग को ओसी नहीं आता तो क्या वो बिल्डिंग को हम इल्लीगल बोल सकते हैं? ये राइट टर्म होगा बोलने के लिए? डेफिनेटली अगर किसी बिल्डिंग का ओसी या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग आप लीगली यूज नहीं कर सकते हो। और जिस बिल्डिंग को सर्टिफाई किया नहीं है यूज करने के लिए, उस बिल्डिंग में अगर आप रहते हो तो कल को उस बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है। ओके। तो ओसी रहना बहुत जरूरी है बिल्डिंग में? डेफिनेटली। लेकिन मुंबई में सर बहुत सारे बिल्डिंग में ओसी नहीं है, तो क्या कल उठ के वो बिल्डिंग टूट सकती है? देखिए, ओसी मिलना ये मेरा राइट है। इफ आई एम पेइंग अ गुड अमाउंट फॉर अ सेल डीड, मैंने बिल्डर को पैसे दे दिए हैं, आई एम पेइंग द टैक्स ऑल्सो, सो ओसी इज माई राइट। बट फॉर दैट पर्पज ना द एक्ट इज वेरी क्लियर। क्या होता है कि हम लोग ना प्रॉपर्टी का सेल डीड करके लेते, प्रॉपर्टी परचेस कर लेते, उसके बाद प्रॉपर्टी का जो परचेस डीड है उसके साथ एक इंडेक्स की कॉपी आती है। तो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एंड परचेस डीड आई हैव टू रिकॉर्ड द पर्टिकुलर बोथ डॉक्यूमेंट्स इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, सो अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मुझे बीएमसी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहां से सर्टिफिकेशन लेना है कि अभी ये प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा नाम एज अ ओनर आना चाहिए। ओके। तो उसके लिए होता है कि प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर मुझे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। राइट।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं ना कि ये टैक्स पेमेंट करना है, मतलब वापस से गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ये सोच के रजिस्ट्रेशन नहीं करते वो। तो अगर आप टैक्स पेमेंट नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तो आपको ओसी नहीं मिलेगा, और अगर ओसी नहीं आया और आप बिल्डिंग के रिकॉर्ड ओनर भी नहीं हो, तो फिर आपको बिल्डिंग में लीगल राइट भी नहीं मिल सकता है। ओके, ठीक है। कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट सर, जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था बैंड्रा फैमिली कोर्ट में, तो आपने जैसे बताया था कि यहाँ पे दिन में 1000 लोग आते हैं फॉर डिवोर्स, फाइलिंग एंड डिवोर्स, तो उसमें से 800 लोग का प्रॉपर्टी मैटर होता है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। मतलब अगर किसी को डिवोर्स लेना है, कोई देख रहा है उसको, अगर उसके मन में विचार चल रहा है कि मुझे डिवोर्स लेना है, तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसा होता है सर? अब आप जो बैंड्रा फैमिली कोर्ट में आए थे तो आपने देखा था कि लगभग हर एक फ्लोर पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। सो दैट वाज द सीन। एक्चुअली क्या होता है कि नाउअडेज जब आप प्रॉपर्टी के इश्यूज लेते हो तो उसमें और एक इशू होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि डिवोर्स केसेस, दीज आर द मैट्रिमोनियल केसेस, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है। तो जब डिस्प्यूट्स इस चीज को लेके होते हैं कि साथ में नहीं रहना है, सो इन दैट केस ऑल्सो फिर प्रॉपर्टी किसके नाम पे रहेगी, ये इशू है। राइट। बिकॉज नाउअडेज हस्बैंड एंड वाइफ या स्पाउस के नाम पे हम लोग कहते हैं कि दोनों के नाम पे फ्लैट रहता है। राइट। और फ्लैट के जो ईएमआई है, तो ईएमआई आइदर दोनों के पेमेंट से जाते हैं या कोई एक जो है, मान लीजिए कि हस्बैंड के जो भी सैलरी है उसमें से ईएमआई जाता है। राइट। और फ्लैट दोनों के नाम पे है। राइट। अभी समझ लीजिए कि उनका 5 साल पहले शादी हुआ है, तब दोनों ने एक फ्लैट परचेस कर लिया 4 साल पहले, शादी के 1 साल बाद उन्होंने फ्लैट ले लिया, बॉम्बे में अच्छे खासे सोसाइटी में फ्लैट ले लिया। अभी ईएमआई भी जाना शुरू हो चुका है। आफ्टर 4 ईयर और आफ्टर 5 ईयर नाउ दे आर टेकिंग कि भाई अब सेपरेशन लेना है। सो इधर म्यूचुअली, और अगर कॉन्टेस्टेड भी है मैटर, और अगर आप चाहते हो कि आप डिवोर्स ले लो, तो इन सच टाइप ऑफ केसेस द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इज हु विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट। बिकॉज देखिए, अगर वाइफ जो है वो अर्निंग नहीं है उसको कोई, वो चाहती है कि हस्बैंड उसको मेंटेनेंस की अमाउंट दे दे, और उसके बाद वो चाहती है कि मेंटेनेंस के साथ मुझे मेरे रहने का भी प्रोविजन चाहिए, हाउस एकोमोडेशन चाहिए। तो ये एकोमोडेशन अगर हस्बैंड दे रहा है या फ्लैट की ओनरशिप वाइफ को जाती है, तो 5 साल बाद लोन तो वैसे के वैसा है। बराबर। आपको 20 ईयर का टर्म है, 25 ईयर्स का समझो आप रिपेमेंट लिया है बैंक से या फाइनेंस कंपनी से। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर अभी ये ईएमआई पेमेंट कौन करेगा? बराबर। और अगर ईएमआई का पेमेंट नहीं हुआ तो ये फ्लैट जो है ये बैंक वापस ले लेगी। बराबर। और सेकंड थिंग, अगर ईएमआई का पेमेंट हस्बैंड ने करना है और प्रॉपर्टी या फ्लैट अगर वाइफ के नाम पे जा रहा है, तो 4 साल बाद या 5 साल बाद हस्बैंड बोलेगा कि अभी मैं ईएमआई पेमेंट बंद कर देता हूँ। बराबर। सो ये जो नॉर्म्स है, सो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एनी सच डिवोर्स एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ कोर्ट ऑर्डर, one has to think और one has to do a very good care of these things कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है, तो उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो है वो आफ्टर डिवोर्स किसके नाम पे रहेगी। और अगर प्रॉपर्टी आफ्टर डिवोर्स किसी एक के नाम पे रहती है, तो ईएमआई का पेमेंट जो है वो टाइमली कैसे होगा? ये आप जो बोल रहे हो कभी डिस्कस करना पड़ता है, शादी करने के बाद या फिर डिवोर्स के पहले? अभी इंसान ऐसा तो नहीं सोचेगा ना, अभी शादी किया, अभी चलो वो डिस्कस करते हैं, डिवोर्स हो गया तो घर किसके नाम पे रहेगा, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रहेगी। इन इंडिया वी आर नॉट हैविंग द प्रीनप ना, तो प्रीनप हमारे यहाँ पे तो है नहीं कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ओनली ये कुछ एग्रीमेंट बना के ले कि कैसे रहेगा। ओके, सो फॉर दैट रीजन एक बात हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और अगर आप लोग कोर्ट में जाते हो या किसी लॉयर के पास जाते हो, तो यू हैव टू मेंशन इट क्लियरली कि आज की डेट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर आपके नाम पे फ्लैट हो तो वो किसके नाम पे है, उसके ऊपर लोन कितना है, ईएमआई कितने जाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसको है। राइट। एवरी टाइम ऐसे नहीं होगा कि हस्बैंड को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस वाइफ जो है उनको भी अच्छे खारे पैकेज रहते हैं। नाउ द आईटी सेक्टर इज देयर, तो दोनों में से फाइनेंशियल स्टेबल कौन है ये चेक करके दोनों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि फ्लैट या प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम पे जाएगी। बिकॉज उसका जो वैल्यूएशन है वो भी मेंटेनेंस कॉस्ट में ऐड हो सकता है। तो समझो एक वन टाइम मेंटेनेंस की अमाउंट अगर 50-60 या 5 to 6 CR भी अगर हम लोग कोई पकड़ के ले, तो उसमें से फ्लैट की प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यूएशन जो है ना, तो इट कुड बी एड एज अ वन टाइम मेंटेनेंस अमाउंट आल्सो। राइट।
तो ये भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। राइट। जैसे यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 23 इयर्स एंड इसमें आपने बहुत सारे केसेस देखे रह गए, डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो व्हाट इज द कॉमन रीजन? क्या कॉमन रीजन निकल के आता है इसमें सर, क्यों अलग होना चाहता है? देखिए कॉमन रीजन जो है ना वो जनरेशन टू जनरेशन बदलता रहता है ना, बिकॉज पहले जो रीजंस थे उसमें रीजन ज्यादा करके ऐसा था कि इन लॉज, ये जो है ये इंडिया में सबसे बड़ा रीजन इन लॉज का था। ओके। कि या आइदर हस्बैंड के या वाइफ के जो मम्मी डैडी है तो वो रीजन थे, या कोई रिलेटिव थे। अभी आज की डेट में ऐसा है कि आज की डेट में रीजन आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके। नाउ ये फिक्स रीजन तो है नहीं, है ना। लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो द रीजन। ये भी हो सकता है कि भाई अभी 5 साल हो गए, तो ये भी रीजन है। अच्छा, ये भी रीजन है। ये भी रीजन है, बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते हो कि रीजन क्या रहेगा। लेकिन एक है कि रिलेशन जो है उसमें ऐसा है कि जो रिलेशन स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को जल्दी मूव ऑन करना है, नाउअडेज ऐसा हो चुका है कि फैमिली कोर्ट्स में भी शादी के 2-3 साल बाद भी अगर लोग आ जाते हैं, सो दे आर इन सच टाइप ऑफ माइंडसेट कि वो सोचते हैं कि अभी स्विच करना है। जैसे हम लोग आईटीज में या कारपोरेट्स में स्विच करते हैं आप लोग, तो ये हो चुका है कि अभी स्विच करना है, तो स्विच करने के लिए भी लोग आ रहे हैं आजकल। अभी क्या बोले हम लोग भी इसमें। अच्छा, बट सर स्विच करना तो ठीक है, 2-3 साल बाद किसी को स्विच करना है तो वो जा सकता है, लेकिन उसमें वो क्लेम नहीं कर सकता बोला, इसीलिए मैंने 2-3 साल बोला। आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई 10 साल बाद या 20 साल बाद लोग करें, लेकिन उसमें क्लेम करना तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। सो इन दैट केस अभी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में जो अभी ये अतुल सुभाष का केस हुआ था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन गुड कॉग्निजेंस ऑफ द सेम कि यहाँ पे अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है या कोई वाइफ की कोई कंप्लेंट्स हो रही है या पुलिस कंप्लेंट्स हो रही है, तो यहाँ पे भी कोर्ट इस एंगल से इस चीज को देखता है कि पीरियड क्या हुआ है। ओके, विद इन 1 year ऑफ मैरिज इफ यू आर क्लेमिंग समथिंग, सो आपके लाइफ को नुकसान क्या हुआ है, राइट। विद इन 2 year, विद इन 5 year, अगर वाइफ बोलती कि अभी इसके साथ शादी करके मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, या हस्बैंड इज क्लेमिंग समथिंग एल्स, तो ये नहीं होगा। द पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 1 साल से भी कम अगर सामने वाले बंदे के साथ में हो और उसके बाद आप बोलते हो कि एलिमनी मुझे 50 CR चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, राइट, है ना। सो दीज थिंग आर आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। ओके सर, कैन अ वाइफ क्लेम पुश्तैनी प्रॉपर्टी? अगर हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या वो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है आफ्टर डिवोर्स? डेफिनेटली कर सकती है, बिकॉज वाइफ जो है वो, या अगर उनका कोई बेटा या बेटी हो, मतलब कोई किड्स हो, तो उनका तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी में राइट बाय बर्थ आ जाता है आफ्टर दैट मैरिज। ओके, तो दे कैन क्लेम इन द प्रॉपर्टी दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पुश्तैनी प्रॉपर्टी आप जो बोल रहे हो, तो वहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के खिलाफ वो कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। और सर इन केस अगर वाइफ ने चीट किया है तो फिर भी वो डिवोर्स करके प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकती है? देखिए, नाउ द चीट, ये जो टर्म है ना, ये रिलेटिव है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि चीट किया है। अगर हस्बैंड को अगर सक्सेस मिल जाता है ये प्रूव करने में कि वाइफ ने चीट किया है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो फॉर दैट रीजन यू नीड अ गुड लॉयर। ओके, अगर ये आप प्रूव कर पाए कोर्ट में कि किसने किसको चीट किया है, देन ओनली यू कैन विन द केस। ओके, और इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स सर, मेरे नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स मैंने वो सारी प्रॉपर्टी मेरे घर वालों के नाम पे कर दिया, तो क्या वाइफ कैन स्टिल क्लेम द डेफिनेटली, बिकॉज द पीरियड इज इम्पोर्टेंट, जो मैंने अभी बात की थी आपसे। बिकॉज आपकी शादी अगर 2023 में हुई है, 2024 में आपने सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी, और 26 में अगर आपके वाइफ ने क्लेम कर दिया कि इनका ये प्लान था कि प्रॉपर्टी खुद के नाम पे नहीं रखनी थी, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लेम द प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी जिस किसी नाम पे ट्रांसफर हुआ है उससे वो रिटर्न मिल सकता है। Okay. She can challenge each and every document. Okay, so in that case कैसा 50-50 डिवाइड करता है कोर्ट, या फिर कैसा सेटलमेंट होता है सर इस देखिए, ये डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर है। मतलब ऐसा रहता है कि डिवीजन करते वक्त उसकी अर्निंग क्या है, वाइफ की अर्निंग क्या है, या स्टेटस ऑफ द स्पाउस जो है वो चेक होता है। सपोज अगर हम लोग बॉम्बे की या मुंबई की बात करें, तो यहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपको रिलेटिवली छोटे सिटीज में नहीं आएगा। अगर हम नागपुर जाएंगे तो अलग आएगा, पुणे जाएंगे तो अलग आएगा, है ना।
अहिल्यानगर जाएंगे तो और अलग आएगा। बराबर। तो हर एक सिटी के लेवल से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस हिसाब से ये टर्म रिलेटिव हो चुका है। तो कोर्ट हैज टू डिसाइड कि आपको मेंटेनेंस की अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए। राइट। बिकॉज हस्बैंड यूएस में है, राइट। तो वो डॉलर्स में कमा रहे हैं, वाइफ पुणे में बैठी है एंड शी इज आस्किंग एलिमनी इन डॉलर्स। और अगर आप कैलकुलेट कर दे तो वो हो जाएगा कि 2 CR पर मंथ। राइट। तो वेदर शी कैन क्लेम 2 CR पर मंथ एज अ मेंटेनेंस, आंसर इज नो। बिकॉज एट दैट टाइम कोर्ट हैज टू डिसाइड के अगर पुणे में रह के वो क्लेम करती है तो पुणे में 2 लाख रुपीस पर मंथ ये भी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो हस्बैंड का अर्निंग बहुत ज्यादा है। इट डजंट मीन दैट हस्बैंड इज एटीएम मशीन, राइट, कि उसके हिसाब से वो वाइफ को पैसे मिलने चाहिए, ऐसे नहीं होता है। मतलब जस्टिफाई होना चाहिए जो भी सामने वाला डेफिनेटली इट शुड बी मांगेगा। जस्टिफाइड। ओके सर, अभी बीच में आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, जैसे 46 लाख शादी हो रही है ये साल में, अगर देखें तो टोटल 46 लाख शादी हो रही है। उसमें से क्या रेशियो डिवोर्स के लिए फाइल करता है सर? देखिए, शादी का और डिवोर्स का रेशियो तो हो नहीं सकता है। और एज अ इंडियन सिटीजन हम लोगों ने तो यही सोचना चाहिए कि जितने भी शादियां हो उसमें डिवोर्स की नौबत ना आए, राइट, है ना। बट एज पर एज द केसेस आर कंसर्न, आज की डेट में अगर आप बोल रहे हो कि 46 लाख शादियां अगर हो रही है एक साल में, तो एक साल में आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वो समझ लीजिए कि हाफ ऑफ द मैरिजेस जो है उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं। राइट, देखिए, डिस्प्यूट तो हर किसी मैरिज में हो सकता है, लेकिन कोर्ट में कम से कम 100 में से 50 लोग तो आ जाते हैं। ओके, और उसमें से 10 लोग जो है वो फाइनल तक कहीं ना कहीं डिस्प्यूट उनका सेटल नहीं होता है। बिकॉज इन मैट्रिमोनियल केसेस द फर्स्ट इंटेंशन ऑफ द कोर्ट, और अगर आप लोग लॉ का अगर अच्छा सा प्रोविजन देख ले तो उसमें ऐसा है कि एमिकेबल सेटलमेंट या आर्बिट्रेशन जो है ना वो किया जाता है। ओके, मैट्रिमोनियल मैटर्स में मीडिएशन के लिए मैटर जाता है, जहाँ पे मीडिएटर मैटर सेटल करने की सोचता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सुलह हो जाए, यही हम लोग पहले देखते हैं। ओके, और अगर ट्राई करके भी उनके मीटिंग्स लेके सब लोगों को समझा के या जो रीजन है डिस्प्यूट का वो सॉल्व करके भी अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है, देन ओनली वन हैज टू थिंक अबाउट सेपरेशन। सर ये जो प्रोसेस आपने बताया इसको लगभग, मैं पढ़ रहा था कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लगभग 1.5 से 2 साल लग जाता है इसको पूरे प्रोसेस को। नहीं, राउंड अबाउट 6 मंथ का प्रोसेस है ये, ठीक है। नाउ द ओनली थिंग इज दैट कि जो 1.5-2 साल का हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो उसमें जो लिटिगेशन पेंडिंग है तो उसमें कोर्ट के सामने जो काम है ना उस हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है। बट नाउअडेज द थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज अभी कोर्ट्स भी बढ़ चुके हैं और सब ऑनलाइन हो चुका है। मतलब अभी आज जब मैं फैमिली कोर्ट में सुबह बांद्रा में था तो वहाँ पे अभी अगर आपको केस फाइल भी करनी है या ओथ भी लेनी है आपको तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है। मतलब आपके क्लाइंट को कोर्ट में आके करने की जरूरत नहीं है, वो घर में अपने मोबाइल के सामने अगर बैठ के कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या कोर्ट में ओथ ले सकता है। तो टाइम बहुत बच रहा है इसमें, मतलब वी आर सेविंग द टाइम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी केसेस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके सर, क्या ये रीमैरिज, अगर कोई रीमैरिज करता है, सो डज दैट इम्पैक्ट द प्रॉपर्टी डिवीजन? जो पुराना किसका शादी है उसका डिवोर्स अभी हो गया है लेकिन उसने प्रॉपर्टी क्लेम किया हुआ है और वो जब भी दूसरा शादी करता है तो डज दैट इम्पैक्ट द प्रॉपर्टी डिवीजन मैटर? देखिए, अगर फर्स्ट मैरिज में प्रॉपर्टी डिवीजन कंप्लीट हो चुका है तो रीमैरिज के टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी डिवीजन पेंडिंग है, हाँ राइट, एट द टाइम ऑफ पेंडेंसी अगर कोई रीमैरिज कर रहा है, सेकंड मैरिज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ओके, बिकॉज कोर्ट हैज टू थिंक कि अगर वो बंदे का, अगर वो वाइफ है या हस्बैंड है, उनकी अगर दूसरी शादी हो रही है और पहले प्रॉपर्टी में वो अगर क्लेम कर रहे हैं तो वो क्लेम उनको नहीं मिलेगा। ओके, तो क्लेम मिलने के बाद ही दूसरा शादी कर सकता है, ये बात बोल सकते हो आप ऐसे। ओके, एंड इफ सपोज सर जो वाइफ है शी इज़ वेल टू डू, मतलब उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, खुद भी फाइनेंशियली सेट है, एंड हस्बैंड इतना कमाता नहीं है, सो कैन अ हस्बैंड क्लेम फॉर दिस थिंग? डेफिनेटली हस्बैंड क्लेम फॉर अ मेंटेनेंस। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे मैटर्स में ऐसे ऑर्डर्स लिए हैं। बिकॉज देखिए, मेंटेनेंस ये जो टर्म है ना, ये हस्बैंड या वाइफ के लिए नहीं है। ओके, मेंटेनेंस ए स्पाउस के लिए टर्म है। तो किसी भी कपल में या स्पाउस में अगर ये इशू है कि दोनों में से एक बंदा या बंदी कमाती है तो दूसरे ने उसको संभालना है अगर आप में डिस्प्यूट है। ओके, तो लॉ इज वेरी क्लियर, अगर हस्बैंड नहीं कमाता है और वाइफ की अच्छी अर्निंग है तो हस्बैंड कैन आल्सो क्लेम फॉर मेंटेनेंस।
Okay. Apart from the property, can a wife claim for other assets of husband? जैसे उसका बिजनेस हो गया, उसके एसेट्स हो गए, बाकी सब चीज़ें जो उसने कमाई हुई है, तो क्या वाइफ वो भी क्लेम कर सकती है? डेफिनेटली। देखिए, वाइफ का जो क्लेम है उसमें ये नहीं कि सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, शेयर्स हो जाए, बिजनेस में शेयर्स है, कोई कंपनी है, डायरेक्टरशिप है, कंपनी के शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग वाइफ कैन क्लेम. Okay. It is not like wife can claim. We may say that couple can claim against each other. Okay. तो ये पॉसिबल है? Yeah, definitely it is possible. सर अगर इंडिया में दहेज लेना इलीगल है तो एलिमनी लेना क्यों इलीगल नहीं है सर? देखिए, दहेज लेना ये इलीगल है बिकॉज जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, इट इज वेरी क्लियर कि आप शादी करते हो या फॉर द सेक ऑफ मैरिज यू कांट टेक एनी एडवांस, और जिसको हम लोग डावरी बोलते हैं या दहेज बोलते हैं. और एज फार एज मेंटेनेंस इज कंसर्न, मेंटेनेंस तब दिया जाता है कि जब आप एक दूसरे को संभाल नहीं सकते हो, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटीज इन द मैरिज, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आउट ऑफ द मैरिज वो अगर आप नहीं चाहते हो कि आगे चल के मुझे निभाना है, सो एट दैट टाइम यू हैव टू गिव द मेंटेनेंस. सो दीज आर द बोथ डिफरेंट टर्म्स. डावरी के लिए डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है, तो वो तो इलीगल है. राइट. अभी ये मेंटेनेंस प्रोहिबिशन एक्ट तो निकल नहीं सकता है, बिकॉज मेंटेनेंस इज अ राइट. जो भी रिलेटिव टर्म है, जो कपल में जो कोई बंदा या बंदी पैसे नहीं कमाते हैं, तो एक ने दूसरे को संभालना है. जो आपने शादी में एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, तो अगर शादी नहीं है तो प्रॉमिस जो है वो तो निभाना पड़ेगा. राइट. सो फॉर दैट रीजन मेंटेनेंस इज देयर. ओके सर, ये मेंटेनेंस के नाम पे मैंने देखा है कि वाइफ ने एक केस में देख रहा था बीच में, तो वाइफ ने जो शादी में खर्चा हुआ है 80-90 लाख रुपए, वो भी क्लेम किया हुआ. डेफिनेटली जो मैरिज एक्सपेंसेस है वो बहुत बार क्लेम किए जाते हैं, बिकॉज जो मैरिज एक्सपेंसेस किए गए थे, तो जिस चीज के लिए वो किए थे अगर वो चीज नहीं रहती है तो उसका क्लेम करते हैं लोग. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम देके इतना इन्फॉर्मेशन जो हमें आज दिया हुआ है. ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाहर लॉयर्स पैसा लेते हैं, और आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन सर. मैं पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहा था कि आपसे कब मैं ये मुलाकात कर पाऊँ. हाँ, डेट्स मैच नहीं हो पा रहे थे. एंड आपके बारे में एक चीज़ मैंने देखी है सर, इंस्टाग्राम पे जो भी लॉ रिलेटेड रील आती है, 2 रील के बाद में आपका एक रील मेरे को देखने को मिलता है. एंड आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर. एंड हमारे व्यूअर्स के लिए अगर उनको कोई भी डाउट होगा तो वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मुझे. डेफिनेटली पूछ सकते हैं. हाँ, मतलब आपके चैनल के थ्रू और एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर इन ए कैंपेन ऑफ लीगल लिटरेसी. सो अगर आपके चैनल थ्रू किसी भी लोगों को या किसी भी सिटीजन को ये क्वेश्चंस है कि उनके प्रॉपर्टी के रिलेटेड है या मैट्रिमोनी के रिलेटेड है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं. और आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने देना है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर.